देखो पब्लिक, और इसका नाम हमने मान लो test1 रखा, एक्सटेंड्स, और उसके बाद टेस्ट रखा। इसका ही बॉडी शुरू करते हैं और अंडर क्लास टेस्ट1। अब क्या है कि मान लो इसी क्लास के अंदर हमने एक क्या बना दिया, मेन क्लास बना दिया, पब्लिक स्टैटिक void main string चलेगा। अब एक बात बताओ, ये हमने इनहेरिटेंस के लिए कोड किया है क्या? अब इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो इनहेरिट होकर किधर भी आएगा, पक्का? अगर मान लो कि इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया होता, सपोज पब्लिक f1, और इसकी बॉडी में हमने ये कोड डाला, ठीक है। अब बताओ कि ये f1 यहाँ पे आता है या नहीं इनहेरिट होकर के? आता? पक्का? अच्छा, अगर मान लो कि इसके अंदर एक हार्ड डिस्क होगा एक्सटर्नल, रजिस्टर के नीचे उसका एडाप्टर भी लगा हुआ। इसके अंदर भी हम लोग एक क्या बना देते हैं, मान लो इसको हम एक फंक्शन में डाल देते हैं। कैसे डालेंगे इस फंक्शन के अंदर? पब्लिक, मान लो इसका नाम f2 रख देते हैं, चलेगा? हाँ, क्या हुआ जी, सुबह सुबह कुछ नहीं तो खाली पेट ही लोग पिएगा? रामदेव बाबा का वीडियो नहीं देखे हो क्या? किस खुशी में पार्टी तुम दे रहे हो? हाँ। क्या हुआ, कुछ खास? क्या हो गया? शादी में कुछ नहीं तो ये कोल्ड ड्रिंक्स पिला के काम चलाएगा, हद हो गया। अरे शादी में तो लोग कोई किल्लत नहीं रहता है, समझ को तो दूसरे के माथे पे हाँ करना होता है। क्या बहुत लोग तो पहले ही बोलता है, तो जितना भी है कि लेंगे नहीं, खर्च कैसे करेंगे? मतलब दूसरे के पैसे भी खर्च करना है उसको। बहुत लोग तो ऐसा पूरा वो सेटिंग करके रखता है कि दहेज का पैसा लेंगे, ये करेंगे, घूस दे देंगे, नौकरी मिल जाएगी, और उधर से फिर बाकी अपना हाँ मुझे मतलब वो लगता है कि पूरी तरह से बिजनेस प्लान कर रहा है। तो शादी नहीं प्लान कर रहा है, बिजनेस प्लान कर रहा है। ये शादी जितना उसे 5 साल में कमाएगा एक दिन में मांगेंगे। सर अकाउंट का भी प्रोसेस करेंगे? हाँ, अकाउंट का भी प्रोसेस
कौन सा? यहाँ पर मेन क्लास मेन क्लास नहीं बंद किया ना? मेन क्लास बंद कर दिया, पब्लिक बंद नहीं हुआ है। अब आओ इसमें, ये दोनों फंक्शन चलेगा कि नहीं चलेगा अभी? नहीं चलेगा क्योंकि कॉल किया ही नहीं है। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? जावा और उसके बाद टेस्ट मेथड डिक्लेरेशन। कहाँ एरर है भाई? पढ़ो तो। F2 में सर बन गई हो। अच्छा, क्यों एरर है बताओ तो जरा। सबसे कॉमन क्वेश्चन है इसमें, एरर क्या है? पब्लिक वर्ड क्योंकि फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप आप नहीं दिए हैं। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो भी आपको क्या लिखना है? वॉइड लिखना है, नहीं तो ये तो कंस्ट्रक्टर हो जाएगा ना। पकड़ में आया एरर? ठीक है। 12 लाइन में सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड है। 12 लाइन कहाँ पे है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, सही है। PUBLIC पब्लिक वॉइड F2 फंक्शन बना दिया। उसके पब्लिक क्लास टेस्ट, पब्लिक void F1 system.out.print प्रिंटर है, सही है। क्लास टेस्ट1 अच्छा, क्या एरर लग रहा है? क्यों एरर आ रहा है बताओ? कहीं सेमी कॉलन मिसिंग है क्या? तो एरर को पढ़ते हैं, ठीक है। इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, पब्लिक void F2 इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, पब्लिक void F2। और फिर 12 नंबर में ही एक्सपेक्ट क्या कर रहा है ये? सेमी कॉलम। 3 एरर है ना? ऐसा लगता है क्या कि कहीं है? तो एरर क्यों दे रहा है बताओ? सही है तो कंपाइलर तो कंफ्यूज नहीं कर रहा है, तो फिर एरर क्यों आ रहा है? क्यों रिटर्न क्यों? सेमी कॉलम तो लगेगा ही नहीं, ये तो क्लियर है। तो फिर क्यों एरर आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो पब्लिक वर्ड में लिखे हो, हाँ पब्लिक हटाना होगा। कौन सा?
पब्लिक वर्ड जस्ट टू जब फंक्शन पब्लिक उसमें क्या है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। पब्लिक यहाँ भी इसको हम पब्लिकली डिक्लेयर कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि फाइल का नाम वो रखना पड़ेगा, फाइल का जिसका नाम, मेन क्लास हो, हाँ, जिसमें मेन फंक्शन हो, जिसमें मेन फंक्शन कॉल किया गया। समझ में आ रही बात? Yes. अगर ऐसा है तो इसको बनाना पड़ेगा हमको क्या, पब्लिक। अगर इसको पब्लिक बनाएंगे तो इसको पब्लिक नहीं रख सकते हम, नहीं, तो इसको हम क्या रख सकते हैं, कुछ नहीं तो इसको डिफॉल्ट मानेगा ये। तब इसका हमें नाम भी बदलना पड़ेगा, और नाम बदल करके क्या करना पड़ेगा, test1 ये कहीं और से नहीं, उसी लोकेशन पे किए कि अलग हो गया है अलग सब। हो गया। चलो इसको भी देख लेते हैं, अलग हुआ है कि नहीं। अलग हो गया। फाइल सेव एज, अच्छा ये माय डॉक्यूमेंट में मेरा डेस्कटॉप पे गया होगा। हम लोग ई ड्राइव के अंदर है ना, ई ड्राइव के अंदर टेस्ट1 डॉट जावा। अब सही है। अब अगर मान लो इसको हम कंपाइल करते हैं, जावा टेस्ट1 डॉट जावा। वही illegal startup expression public void diff2 12 नंबर पे ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है। अच्छा चलो, पब्लिक क्लास ABC। मान लो क्लास बनाया और इसके अंदर मुझे क्या करना है, फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड F1। हमने एक फंक्शन बनाया, system.out.println अंडर क्लास ABC, अंडर क्लास ABC। अब मान लो इसी के अंदर हम बनाते हैं मेन को पहले, तो क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक STA स्टैटिक void में string args string args। और यहाँ पे हमने, चलो उसको कॉल करने के लिए क्या लिखा, कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एबीसी का, कैसे रन करेगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाता हूँ मैं, और अब आउटपुट अगर चेक करना चाहूँ तो जावा क्या लिखना पड़ेगा, abc डॉट जावा।
कंपाइल हुआ, रन करके देखता हूँ मैं। जावा AB, कोई रिजल्ट नहीं। क्यों नहीं कोई रिजल्ट आया? क्योंकि वो कॉल हुआ नहीं। कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबको पता है तरीका, O1 इज इक्वल टू न्यू ABC। इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनेगा। पक्का बनेगा या नहीं? हाँ बनेगा। अब चलिए ठीक है, ऑब्जेक्ट तो बन गया। अब हम दोबारा कंपाइल करते हैं। अब रन करेंगे, कुछ रिजल्ट आएगा? नहीं। तो ऑब्जेक्ट बनाने से रिजल्ट नहीं आएगा, पहले क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए फिर O1 डॉट फंक्शन का नाम F1 है ना। अब ये जैसे ही हमने फंक्शन कॉल किया उसके बाद दोबारा रन करना पड़ेगा। अंडर क्लास ABC प्रिंट हो रहा है, मतलब जो भी फंक्शन के बॉडी में है वो सारे लाइन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अच्छा, अगर मान लो कि मैं चाहता कि ये लाइन ऐसे ही चले, अपने आप चले, तो क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा ना। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा हमें? इसका नाम वही देना पड़ेगा जो क्लास का नाम है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ये लाइन अपने आप चल जानी चाहिए। आओ देखते हैं। कंपाइल किया, रन किया, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना अपने आप चल रहा है कि मुझे कॉल करना पड़ रहा है? अपने आप चल रहा है। एक इसका बेनिफिट है कंस्ट्रक्टर बनाने का। चलिए सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि इसमें हमने कोई पब्लिक क्लास भी नहीं बनाया। ये भी पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। चलो इसको थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं। पहले मान लो कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त हमने ऐसे लिख दिया, मतलब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। अब क्या ये ऐसे लिख करके ऑब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि डिफॉल्ट जो एक कंस्ट्रक्टर कंपाइलर बना देता था वो कुछ ऐसा बनाता है, ये ABC और बस ऐसा लिख करके कंपाइलर बनाता है। ये कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या कहलाता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन बनाता है? कंपाइलर बनाता है। बट अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि यूजर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है। अब जब यूजर ने कंस्ट्रक्टर बना दिया और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा, तब आप सोचिए कि बिना कोई पैरामीटर पास किए हुए कैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट बनेगा तभी जब आप कंस्ट्रक्टर को करेंगे कॉल, चाहे वो कंस्ट्रक्टर आप बनाइए या फिर कंपाइलर आपका बनाए। अब अगर आप चाहेंगे कि मैं ऑब्जेक्ट बना लूँ इस तरीके से, तो क्या बनेगा? चलिए ट्राई करते हैं। एरर आनी चाहिए। एरर आया? आप पढ़ भी सकते हैं। इधर कहाँ गया जी? यही से किए थे ना। हाँ, यहाँ एरर शुरू है। कंस्ट्रक्टर ABC इन क्लास ABC कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिव इट टाइप। समझ में आया? तो अब क्या किया जाए? यहाँ हमें कोई पैरामीटर पास करना पड़ेगा बनाते वक्त। जैसे ही पैरामीटर पास करेंगे तब बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा। अब दोबारा हम कंपाइल करते हैं। चलो हुआ कि नहीं? जावा और ABC रन भी किया, सही है। अच्छा, क्या हम अब बिना पैरामीटर पास किए हुए नहीं बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अगर आप चाह रहे हैं कि बिना पैरामीटर पास किए हुए बनाए, या मान लो कि हमने ऐसा कर दिया, यहाँ पे int y भी कर दिया, अब क्या सिंगल पैरामीटर के साथ बनेगा ऑब्जेक्ट? नहीं बनेगा। तो यहाँ बनाते वक्त भी आप अगर 4 लिख करके सिर्फ अगर सोचे कि मैं रन करवा लूँ, ये रन करेगा, फिर आएगा एरर। तो बनाते वक्त भी आपको कितना आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा? 2 आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। अब भाई, अब जब यहाँ कंपाइल करते हैं, कंपाइल हुआ, रन करते हैं, रन भी हुआ, लेकिन अब हम चाहते हैं कि नहीं, बिना पैरामीटर का भी क्या बनना चाहिए?
कंस्ट्रक्टर या ऑब्जेक्ट हमारा बनना चाहिए। तो चलिए हमने पब्लिक और क्या लिख दिया, ABC और ऐसे कर दिया। इससे क्या होगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनेगा। अब इसका फायदा क्या होगा जरा समझना आप थोड़ा सा। अगर हम लोग बिना पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये वाला। और इस कंस्ट्रक्टर के बॉडी में कुछ है क्या, नहीं। तो कुछ कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम कोई पैरामीटर पास करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कौन वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये वाला चलेगा। अब मान लो कि एक और कंस्ट्रक्टर हम बना देते हैं, और यही क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल हो गया ये। अगर मैंने यहाँ पे लिखा int x int y, ये किसका एग्जांपल होगा, इसमें भी तो पॉलीमॉर्फिज्म में C++ जैसा ही एकदम हूबहू वही है। इसीलिए तो बोलते हैं अगर C++ पढ़ लिया तो समझ लो कि मोर देन 70-75% जावा भी पढ़ लिया। और अगर C पढ़ लिए तो मान के चलो कि कम से कम 60% C++ भी पढ़ लिया। प्रिंट ln अंडर क्लास फन, अंडर क्लास फन। चलो अब बताओ कि ये प्रोग्राम अभी रन करेगा कि नहीं करेगा, कंपाइल होगा कि नहीं होगा, कंपाइल होगा। होगा। इसमें कितने कंस्ट्रक्टर हैं, 3। एक नॉन पैरामीटराइज और 2 पैरामीटराइज। और अगर अभी जिस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिस स्टाइल को फॉलो करके, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, और डिफॉल्ट। कौन वाला कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए, डिफॉल्ट वाला। और डिफॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर की बॉडी में कुछ है क्या, नहीं। तो कोई भी मैसेज प्रिंट होगा, नहीं प्रिंट होगा। तो चलो चेक करते हैं कंपाइल करके। पहले कंपाइल किए, कंपाइल तो हो गया। अब आओ रन करते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, जावा AB। कोई भी रिजल्ट आया, नहीं आया। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक सिंगल आर्गुमेंट पास करते हैं ऑब्जेक्ट बनाते वक्त। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, देख के बताओ, ये वाला कि ये वाला, जिसमें सिंगल तो पैरामीटर ये प्रिंट होना चाहिए अंडर क्लास ये। अगर एक कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर का सारा जो बॉडी है या बॉडी में जितने भी लाइन्स है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, जावा जावा चला, सेव नहीं की, हाँ उसको सेव नहीं किया। सेव कर दी। चला, अंडर क्लास ABC चला। अच्छा अगर अब बताओ कि हम 2 पैरामीटर पास करते हैं तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये वाला या फिर ये वाला, डबल पैरामीटर डबल पैरामीटर वाला चलेगा। चला, अंडर क्लास फन वाला चला। मतलब अभी कौन सा कंस्ट्रक्टर चल रहा है, ये वाला चल रहा है, क्योंकि हमने पैरामीटर कितना पास किया है, 2। तो ये एग्जांपल है किसका मालूम, ये किसका एग्जांपल है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। हाँ, कंस्ट्रक्ट ओवरलोडिंग का एग्जांपल हो गया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अगर वही फंक्शन ओवरलोडिंग करना होगा तो एक ही फंक्शन का क्या करोगे, मल्टीपल वर्जन बनाओगे। मल्टीपल वर्जन बनाने का मतलब उसका सिर्फ आर्गुमेंट चेंज करेंगे। अब इसके बाद अभी कंस्ट्रक्टर से ही चूंकि देख रहे हैं, तो लास्ट टॉपिक में हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, तो जरा कंस्ट्रक्टर का इनहेरिटेंस में कैसा बिहेवियर होता है उसको भी देख लें। थ्योरेटिकली तो हमने समझा था कंस्ट्रक्टर का इनहेरिटेंस होता है क्या, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होता है कि नहीं चाइल्ड क्लास के द्वारा, नहीं इनहेरिट होता है। लेकिन चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर अपने कंस्ट्रक्टर के
फर्स्ट लाइन के रूप में किसको कॉल करता है? अपने पेरेंट्स क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो चलो इसी चीज को हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं। इसमें तो अभी 2-3 कंस्ट्रक्टर है बना हुआ, नहीं? चलो एक नया फाइल बनाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। बताना शुरू से, चलो बताएगी शुरू से। तो ये तुमको समझ में आ रहा है? दिख रहा है? थोड़ा आगे बढ़ जाओ। नहीं देख रहे थे कि तुम मतलब कैसे होता है, अगर हमको कोई चीज नहीं दिखता है तो थोड़ा ऐसे देखते हैं, ज्यादा फोकस करें। नोटपैड और मान लो एक ये डॉट जावा के नाम से बना देते हैं, नाम थोड़ा लंबा चौड़ा नहीं देख करके। पब्लिक क्लास ए। अब एक इसके अंदर हमने क्या किया, सपोज एक भी कंस्ट्रक्टर अभी नहीं बना रहा, एक भी कंस्ट्रक्टर अभी नहीं बना रहे, क्या बना दें? चलो बना देते हैं। पब्लिक ए और सिंपल कुछ मैसेज डाल दें, system.out.println चलेगा ये? तो ये कंस्ट्रक्टर है कि फंक्शन है, बता सकते हो? कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, अब एक इसका चाइल्ड क्लास हम बनाते हैं। तो चाइल्ड क्लास कैसे बनेगा? क्या लिखना पड़ता है चाइल्ड क्लास बनाने के लिए? क्लास क्लास ए लिखेंगे, क्लास बी एक्स टी जी एन डी एस एक्सटेंड्स क्लास ए। अच्छा सही है। अब बताओ कि इसके अंदर भी, इसकी बॉडी में भी हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाना चाहा तो क्या लिखेंगे हम? पब्लिक बी। सही है। अच्छा, अगर अभी इस प्रोग्राम को हम रन करवाना चाहेंगे तो रन करेगा कि नहीं करेगा? हाँ? क्यों नहीं रन करेगा? ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे? ऑब्जेक्ट मेन क्लास और कोई बेसिक चीज नहीं है, इसलिए रन नहीं करेगा क्योंकि इसमें मेन फंक्शन नहीं लगाया गया है। अच्छा चलो, अब मेन फंक्शन हम बना देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाना है? मान लो बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं? बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा हमको बी का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए? बी, और मान लो b1 इज इक्वल टू न्यू बी। चलेगा? क्या कोड में कई गलती है? नहीं। अब क्या करें यहाँ से? जावा और a डॉट जावा। चलो कंपाइल हुआ। अब हम इसको अगर रन करना चाहें तो क्या लिखेंगे? जावा ए। दो क्लास बनता है तो दो क्लास फाइल। अब क्या बोल रहा है? मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास ए। बी में बना है सर, मेन तो बी में बना है ना। दो अलग-अलग क्लास है। क्या है? दो अलग-अलग क्लास है। हाँ, ये एरर क्यों आया पता? अरे एरर नहीं, इसी को बोला जाता है एक्सेप्शन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। क्योंकि कंपाइल टाइम में कोई एरर था नहीं, ये रन टाइम एरर है जिसे बोला जाता है एक्सेप्शन। क्या बोल रहे हैं? मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास ए, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पर। तो पता है कि ऐसा क्यों आ रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि मेन मेथड तो इसके अंदर है नहीं। मेन मेथड उसमें और
क्लास भी दो मेन नहीं बन एक के नाम से नहीं, क्लास, नहीं, जबकि दो बी main- के नाम से होना चाहिए। हाँ, सेम ये बी के नाम से होना तो चाहिए। एक काम कर सकते हो, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, हटाना पड़ेगा और यहाँ बना देना पड़ेगा इसको क्या, पब्लिक। पब्लिक। सही। अब लेकिन इसका नाम करना पड़ेगा चेंज, और क्या नाम चेंज करके करना पड़ेगा, बी डॉट जावा। तो हम दो क्लास इधर बनाए तो दो क्लास फाइल भी बनाया, जैसे ए और बी क्लास बनाया था, ए और बी क्लास फाइल भी बनाया। वो तो पहले ए नाम से बनाए थे, अब बी नाम से बनाए, क्योंकि पहले ए को पब्लिक रखे थे, अब बी वो को। नहीं सर, क्लास फाइल जो आप लोग क्लास तो सर ऐसे सेव बनाया किए थे ना, हाँ एक ही नोटपैड में बनाना, नोटपैड में लिखे ना दोनों को, हाँ, दो अलग अलग क्लास फाइल बनाना, ए और बी, एक दो अलग अलग क्लास फाइल, एक ए बना एक बी बना। नहीं समझे तुम्हारे बात। इसमें सर क्लास फाइल है ना सर, हम्म। ए का भी एक बना और एक बी का बना, जब उसको कंपाइलर हाँ, तो जितना इसमें क्लास रहेगा उतना नहीं बनेगा। तो एक ही सिर्फ एक ना सर, हाँ। ए नाम का फाइल है। हाँ, सिर्फ एक का बनेगा, जो फाइल का नाम होगा, जो मेन क्लास होगा उसके नाम से ही एक क्लास फाइल बनेगा। तो इसमें दो क्लास बन भी गए। है। हाँ? ए और बी दोनों बन रहे दोनों इसलिए बना क्योंकि हमने फिर इसका नाम भी चेंज किया ना, इसको अभी नाम इसका बदले थे ना हम लोग, इसलिए अब ये करो, से किया सर। ये करोगे तो एरर आएगा। हाँ हाँ, तो बी से ना किए है, वही अपना देखना। क्लास ए ही नाम से बनाया था, उसके अंदर बी के अंदर क्लास ए ही नाम से बनाया था। कहाँ बी के अंदर क्लास ए के नाम से, क्लास ए? ये है। नहीं वो इसको तो क्या दिक्कत है, क्लास तो हम किसी भी नाम से बना सकते सेम हैं। नेम से बनाया था। हाँ? सेम ही नेम से बनाया था ना। हैं। तो बी नाम से जिसमें बी मेन नाम से- क्लास मेन फंक्शन डिक्लेयर होता है कहने उसके का नाम, मतलब यही ना कि वो फाइल का जिसमें नाम वही नाम रन उसके करता नाम से डिक्लेयर किया था ना। वही क्लास कॉल होता है। जो तुम्हारे फाइल में पब्लिक क्लास है उसी को कॉल। उसी नाम से तेरा फाइल होना चाहिए। तो इस फाइल में देखो कि पब्लिक क्लास कौन सा है, ये है कि बी है। बी है। तो फाइल को किस नाम से सेव किए हम, बी के नाम से सेव किए। अगर यहाँ कोई तीसरा क्लास हम लेते हैं जेड, तो उसको हम किससे सेव करते हैं, जेड के नाम से सेव करते हैं, सीधी सी बात। कंपाइल हुआ। अब जब हम यहाँ रन करते हैं जावा बी को, तो पहले क्या प्रिंट हो रहा है, क्लास क्लास ए, A। तब क्लास बी प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, याद है? क्योंकि पहले रूल ये याद को है? इनहेरिट कर रहा है। क्योंकि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और ये वाला जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो इसमें एज अ फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ होगा, बताओ तो जरा। हाँ, किसका कंस्ट्रक्टर लिखा होगा, पब्लिक, ये ऐसा ही होगा ना, ऐसा ये। तो पहले वो वाला लाइन चला, उसके बाद फिर खुद का कंस्ट्रक्टर चलेगा, है कि नहीं, पक्का? लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक लिखा हुआ रहता है कीवर्ड, उसको बोलते हैं सुपर। क्या लिखा रहता है, सुपर। ये तुम लिख भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते, नहीं लिखोगे तो खुद से इस जावा का कंपाइलर लिख देता है, जावा। बीस लिखेंगे तो पहले से गूगल में चलेगा 20 के क्लास का। रुको तो सही, पहले ये तो देख लो, जावा फिर भी चल रहा है क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, सुपर। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि सुपर ना भी लिखे तो वही रिजल्ट है, तो फिर सुपर क्यों लिखेंगे? कुछ डिफॉल्ट मिलता है। हाँ, सुपर क्यों लिखेंगे बताओ, इसका कोई जवाब है? और किसी बिना पर्टिकुलर क्लास सुपर को पहले लगाए कॉल कर भी अगर ये वही काम कर रहा है तो हम सुपर क्यों लिखेंगे यहाँ? नहीं लिखना नहीं लिखेंगे, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस आता है जिसमें कि सुपर लिखना जरूरी हो जाता है। कब? जब इसी को बना दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, लाइक ये। अब जरा रन करके देखो, अब तक समझ में आएगा।
पढ़िए इसको, Construct में पढ़ने की आदत डालो। चलो ऐसे हम बता देते हैं तो तुरंत वर में हो जाता है। पढ़ो क्या बोल रहे हैं। कंस्ट्रक्टर ए इन क्लास ए कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप। एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट डिफर इन लेंथ। रीजन ये है कि ये जो सुपर होता है यहाँ बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ, वो कुछ ऐसा होता है बिना कोई आर्गुमेंट का। सुपर में आर्गुमेंट। तो ये तो तब ना जब इधर कोई ऐसा होता बना हुआ जिसमें कि हाँ बिना आर्गुमेंट वाला कोई कंस्ट्रक्टर होता, तब तो ये चल जाता। लेकिन यहाँ तो जब एक आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बना दिए हो तो कंपाइलर जो बिना आर्गुमेंट वाला होता है वो तो बनाना बंद कर दिया, तो फिर ये तो चलेगा नहीं। तो यहाँ सुपर लिखना मजबूरी हो जाती है और इधर कुछ वैल्यू करना पड़ेगा पास। यही हमने पूछा था कि क्यों सुपर लिखते हैं। अब देखो ये चल जाएगा कंस्ट्रक्टर। चला, समझ में आया। हाँ, अगर इसके अंदर कोई और एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना देता मैं जो बिना आर्गुमेंट वाला होता, तब फिर सुपर लिखना कोई जरूरी नहीं होता। अगर ऐसा कुछ बना देते तब फिर ये सुपर जो हमने लिखा था वो लिखना कोई जरूरी नहीं होता। हाँ, तब तो लिखना पड़ता। अगर उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करना होता तो फिर बिल्कुल लिखना पड़ता। तो सिर्फ अंडर क्लास भी प्रिंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये इस कंस्ट्रक्टर में कुछ है ही नहीं मैसेज। लेकिन अगर मुझे इस कंस्ट्रक्टर को यूज करना है तो उस सिचुएशन में मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सुपर, और यहाँ हमें कोई ना कोई वैल्यू पास करना होगा। समझ में आया? अच्छा चलो ठीक है। अब एक बात और कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड, कि अगर हम यहाँ पे ऐसा कर दिए, सही है, मान लो इसको भी हटा देते हैं, कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं रखते हैं, इसको भी हम लोग नॉन पैरामीटराइज ही बना देते हैं। ये तो हम समझ चुके सुपर का कहानी। अब एक और कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं, पब्लिक डी, चाइल्ड क्लास के अंदर ही बनाते हैं। अच्छा, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? जरा देख के बताना तो, देख के बताना तो श्रेया, ये सही लिख रहे हैं अब? बोलो जल्दी, क्योंकि बस 1 मिनट के अंदर करेक्शन हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। बोलो। सेम नाम से कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। अंडर क्लास बी फॉर कंस्ट्रक्टर ओवर लोडिंग। अब बताओ ये चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सेम सिग्नेचर का ना तो कोई कंस्ट्रक्टर एक ही क्लास के अंदर हो सकता है, ना कोई फंक्शन हो सकता है। और यहाँ आप देखो तो दोनों का सेम सिग्नेचर है कि नहीं? सेम सिग्नेचर मतलब समझ रहे हो? सेम रिटर्न टाइप और सेम हाँ आर्गुमेंट, दोनों सेम है तो उसको बोलेंगे सेम सिग्नेचर का। तो सेम सिग्नेचर का कंस्ट्रक्टर तो बनेगा नहीं। अगर अभी हम कोशिश करेंगे तो यहाँ फिर आना होगा एरर। जावा और क्या करेंगे, बी डॉट जावा, एरर आ गया। समझ में आया? तो अब तो एक को तो हमें क्या करना, इधर तो कुछ चेंज कर नहीं सकते हम, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप होता नहीं है। तो चेंज क्या होगा सर? आर्गुमेंट। अच्छा चलो ऐसा कर दिया हमने, ठीक है। अब आओ, इसको हमने सेव किया, अगर दोबारा कंपाइल करेंगे तो होगा, चलेगा भी ये बिल्कुल। तो अब बताओ कि ये वाला हमारा कंस्ट्रक्टर तो चल नहीं पा रहा है। अगर इस कंस्ट्रक्टर को हमें चलाना होगा तो यहाँ हम क्या करेंगे, कोई एक पैरामीटर पास कर दिए। तो इस पैरामीटर को पास करने का मतलब ये हुआ कि देखेगा कि क्लास बी में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन सा है ये। अच्छा चलो, हाँ तो समझ में आया?
ये भी पहले देखेगा कि हमारे बॉडी में अपने सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर मतलब अंडर क्लास ये वाला प्रिंट किया, क्योंकि ये वाला जो पूरी लाइन है वो किसके अंडर में भी लिखा होगा, यहाँ भी लिखा होगा, इसलिए ए वाला कंस्ट्रक्टर चल रहा है, फिर खुद का चल रहा है। लेकिन ये बी क्लास के अंदर जो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है वो चल पा रहा है क्या? हम चाह रहे हैं कि वो तीनों चले, तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए दिस कीवर्ड का यूज किया जाता है। किसका? दिस। तो बी के अंदर जाकर के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस। और यहाँ हमें सप्लाई करना होगा कोई एक पैरामीटर। दिस लिखने का कैसे, ये पैरामीटराइज है ना, दिस। और उसके बाद अब जैसे दिस लिखे तो यहाँ सुपर कीवर्ड नहीं लिखा होगा, या तो दिस होगा या तो सुपर होगा। दिस लिखने का मतलब होता है कि सेम क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। तो ये कॉल किसको करेगा? इसको। तो जब इसको कॉल किया, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इसको चलाएगा, लेकिन ये भी खुद चलने से पहले किसको चला लेगा? इसको। तो पहले लाइन में क्या प्रिंट होना चाहिए? ये। फिर क्या प्रिंट होना चाहिए? ये। और तब क्या प्रिंट होना चाहिए? ये। चलो देखते हैं कि हमारा लॉजिक के अकॉर्डिंगली हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जावा क्या है फाइल का नाम? b.java। अच्छा, हाँ। सही है, सही है। बी जावा बी चला, क्या नहीं चला? पहले क्लास बी का चला, उसके बाद क्लास ए चला, उसके बाद ए का चला, उसके बाद अच्छा, खुद को नहीं चलाया ये? तो नहीं चला। अच्छा, हाँ, It's my mistake। इसको हम कहाँ चलाएंगे? नीचे इन टेक्स्ट में ना, यहाँ हम लोग चलाएंगे। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ? दिस। क्या लिखेंगे? दिस। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग फिर से लिखते हैं जावा और क्या? बी डॉट जावा, जावा बी डॉट जावा। और उसके बाद क्या है? जावा बी। तीनों चला। ये कैसे तीनों चल रहा है समझ में आया? सबसे पहले ये कॉल किसको किया? दिस लिखने का मतलब ये कॉल किसको किया है? इसको कॉल किया है। लेकिन इसके पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है? ए का। तो देखो, तो ये वाला पहले चला है, और फिर बी वाला चला है, और फिर खुद वाली लाइन चला पाए। तो एक ऑर्डर में हम सारे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर पा रहे हैं। किसका यूज करके? दिस का यूज करके। किसका यूज करके? दिस का यूज करके। तो ये था सुपर और दिस का यूज, और ये टॉपिक था हमारा कंस्ट्रक्टर चेनिंग। क्या बोलेंगे इसको? कंस्ट्रक्टर चेनिंग या इनहेरिटेंस या कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो इनहेरिट होता नहीं है, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्टर चेनिंग होता है। इनहेरिटेंस नहीं होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर चेनिंग होता है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर चेनिंग का पार्ट। अब इसमें ओवरलोडिंग भी हमारा हो चुका है, नहीं मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का भी एक पार्ट हो चुका है। अब इसमें हम लोग ओवरराइडिंग सीखते हैं कि ओवरराइडिंग क्यों जरूरी होता है और ओवरराइडिंग कैसे करते हैं। ओवरलोडिंग को पहले देख लेते हैं एक एग्जांपल से। तो चलो इसी एक में हम लोग कर लेते हैं ओवरलोडिंग का भी। अलग से क्यों टाइप करें, थोड़ा मेहनत कम करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा ढंग का लिखते तो ज्यादा बढ़िया था। चलो एक नया बनाएंगे, क्या देह चोरी करना, थोड़ा मेहनत कर लो, थोड़ा ढंग का कुछ पैकेज बनाया जाए।
चलो फन के लिए बनाते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग FOF डॉट जावा के नाम से क्या बनाते हैं, फाइल बना देते हैं। और यहाँ हमने बना दिया क्लास, और सपोज एक क्लास बनाया ये, और एक क्लास हमने बना दिया क्लास B एक्सटेंड्स ए, चलेगा B क्लास का। और एक थर्ड क्लास जो हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं पब्लिक। थोड़ा चेंज किया पैटर्न इस बार, पब्लिक, और इसका नाम क्या देंगे, क्लास। ये इसलिए बना रहा है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन था अभी चंदन की बातों को देख करके, है ना। तो फाइल का नाम वही देंगे जो पब्लिक क्लास का नाम देंगे। इससे मतलब नहीं है कि इसमें कितने नंबर ऑफ क्लासेस, इसमें पब्लिक क्लास तो एक ही होगा, और जो पब्लिक क्लास का नाम होगा वही फाइल का नाम होगा। और पब्लिक क्लास उसी को बनाएंगे जिसके अंदर, हाँ, अब आप पहले ए के अंदर कुछ कोड कर दें। तो सपोज ए के अंदर हमने मान लो कोड किया पब्लिक, और हमने लिखा सम, पब्लिक सम, और मान लो इधर हमने लिखा इंट x और इंट y, चलेगा, इंट x और इंट y। अब ये दो नंबर को क्या कर सकता है, सम करेगा, या मान लो इसका नाम हमने सम नहीं दे करके रिजल्ट कर दिया, चलेगा, या आउटपुट कर दिया। और यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर एज आर्गुमेंट डालते हैं। कितना नंबर डालते हैं एज आर्गुमेंट, एक नंबर डालते हैं। अब ये हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ जो भी वैल्यू है यूजर से इनपुट ना ले, इसके लिए थोड़ा सा हम कंजूसी कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं देख लेना, यहाँ जो भी वैल्यू हो वो किसके अंदर डाल दो, नम के अंदर डाल दो। तो नम असाइन x, नम असाइन x, और उसके बाद क्या कर दो भाई, systm system डॉट आउट डॉट println, और square of x is square of num is, और कॉन्केटिनेट ना, और क्या देना पड़ेगा यहाँ, x सॉरी नम ना, नम इंटू नम। तो इस तरीके से यहाँ हमने बना लिया किसके लिए, एक तो अभी बनाया फंक्शन हमने। अब इसी का एक दूसरा अगर हम टाइप बनाना चाह रहे हैं, दूसरा वर्जन बनाना चाह रहे हैं, तो क्या डालेंगे यहाँ पे, पब्लिक आउटपुट, पब्लिक आउटपुट, और हमने यहाँ पे लिखा इंट x और इंट y। अब जरा हमें बताना यहाँ पे कि ये ओवरलोडिंग हुआ कि नहीं हुआ, यही क्या कहलाएगा, ओवरलोडिंग। क्या कहलाएगा ये, ओवरलोडिंग। अगर हम सेम नाम से फंक्शन बना रहे हैं बट इस बार नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया। अब इसके बाद हमने फिर क्या लिखा है यहाँ पे, चलो एक और ले लेते हैं, नम और नम 1। अब क्या करने वाला है यहाँ पे, नम असाइन x, नम असाइन x और
num1 असाइन क्या y, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और हमने यहाँ पे कुछ मैसेज डाल दिया, मान लो सम ऑफ num एंड num2, यहाँ num1 और num2 दिखा देते हैं इज और क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, num प्लस num। अब यहाँ हमने क्या किया, अभी मान लो इस क्लास का कोई मतलब नहीं है, इसको हम अभी बना देते हैं कमेंट, इस क्लास को कमेंट बना देते हैं, इसकी अभी हमें जरूरत एक्चुअली में है नहीं, ठीक है। अब ये जो f बनाया हूं मैं, उसके ऊपर आता हूँ, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अच्छा, अब बताओ कि अभी हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसका, क्लास A का। कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, और मान लो एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और क्या देना पड़ेगा फिर, न्यू एक ऑब्जेक्ट बना। अब अगर यहाँ O1 कॉल करना चाह रहे हैं, और कॉल करते वक्त इसने आउटपुट लिखा, और इसने कोई पैरामीटर नहीं डाला, कोई पैरामीटर, अच्छा एक तो पैरामीटर डालना है ना, मान लो एज अ पैरामीटर इसने 5 डाला, तो क्या रिजल्ट आएगा, और फिर इसने कॉल किया आउटपुट को दोबारा, और इस बार इसने 2 पैरामीटर डाल दिया, 5 और 6, तो बताओ क्या रिजल्ट आने वाला है, एक जैसे ही फंक्शन तो वही है, कॉलर आईडी भी वही है, लेकिन कॉल करते वक्त दोनों वक्त सिर्फ चेंज क्या हुआ, पैरामीटर। अब जैसे ही पैरामीटर चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली ये समझेगा, जैसे ही ये वाला, जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो चेक करेगा कि सिंगल पैरामीटर वाला आउटपुट फंक्शन कहाँ बना है, तो ये बना हुआ है, इसकी बॉडी में आएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जब ये फंक्शन कॉल होगा तो चेक करेगा कंपाइलर कि आउटपुट नाम का वो फंक्शन जिसका कि 2 आर्गुमेंट है वो कहाँ बना हुआ है, तो ये बना है, इसका सारा लाइन चलेगा। तो आओ जरा देखते हैं इसका आउटपुट क्या लिखना पड़ेगा, जावा f डॉट जावा। num और num1। अच्छा ठीक है, और इसने x का वैल्यू असाइन कर दिया किधर, num के अंदर कर दिया, नम का नंबर बात करिए। ये जो डाल रहा है वैल्यू वो रिसीव कौन कर रहा है, x ना, तो x ना नम में डालेगा, हाँ तुम्हारा एक्चुअल स्टोरेज कौन है, नम ना, हाँ तो सही है। ये फंक्शन तो यूज कर ही सकता है, उसी क्लास का फंक्शन तो प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर लेगा, तो प्राइवेट का कोई इश्यूज नहीं है। अच्छा इस तरह का यहाँ पे नहीं चलेगा, तो अलग अलग लाइन में डाल दो num1, और x का वैल्यू num में और y का वैल्यू num1 के अंदर डाल दो, और दोनों को यहाँ पे अब पब्लिक क्लास FOF पब्लिक स्टार्टिंग वर्ड में, हाँ सही है। अब इसको दोबारा कंपाइल करते हैं हम लोग, जावा और क्या है FOF डॉट जावा।
इनवैलिड मेथड्स डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड। अच्छा फर्स्ट में रिटर्न टाइप ओह शिट, अगर ये कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है तो क्या करना पड़ेगा? void, नहीं तो फिर int लिखना पड़ता है। चलो इसको भी कर देते हैं हम लोग। जावा क्या है info f dot जावा चलेगा 100% अब ये। अब जावा और उसके बाद क्या f चलो समझ में आया। जब पहला फंक्शन चला तो क्या किया उसका, और ये दूसरा फंक्शन चला तो क्या कर दिया, 11 और 50 से कॉन्केनेट कर दिया दोनों को। तो ये 50 ब्रैकेट कॉन्केटेनेट। में नहीं रखना है सर, हाँ ब्रैकेट में नहीं डालना, किसको? वहाँ पे num1 plus num2 1 प्लस num2 हाँ ये वो ब्रैकेट में रहता तब ना वो सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट करना। अभी इसको एक क्या कर रहा Concatenate कर है, रहा है। स्ट्रिंग समझ रहा है ना। तो जब स्ट्रिंग समझेगा तो क्या करेगा, Concatenate कर- कॉन्केटेनेट करेगा। इसमें कोई इफर्ट नहीं, उसको क्या समझ रहा है, स्ट्रिंग समझ रहा है। तो इसको फिर कन्वर्ट कर सकते हो तुम क्या लगा करके, इंटीजर डॉट पार्सेंट, इंटीजर डॉट पार्सेंट लगा करके। वैसे भी लिखते हैं इंटीजर डॉट परसेंट। अभी 5 6 ये तो इसको दिखाना था कि ब्रैकेट से फर्क नहीं पड़ता, इसको एज ओ क्या मान के चल रहा है, स्ट्रिंग। जी तो इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा तब जा करके होगा। दोनों से ब्रैकेट में रखे थे सर, दोनों को एक ही ब्रैकेट में, किसको num1 प्लस num2 को तब कर एक ही ब्रैकेट कर दिया था? Yes. चलो तो बढ़िया है, तब कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। और नहीं तो फिर लास्ट में क्या ऑप्शन है, इंटीजर डॉट पार्सेंट लगा करके जो हम लोग किए थे कमांड लाइन आर्गुमेंट में। तो दोनों सिग्नेचर का अलग अलग मीनिंग है कि नहीं है? तो ये किसका एग्जांपल हुआ, ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग ये किसका एग्जांपल, ओवरराइडिंग हो गया, फंक्शन ओवर लोडिंग हुआ ना। अच्छा अगर ये एक क्लास में रहेगा तभी ओवरलोडिंग होगा, अलग अलग क्लास में रहेगा तो ओवरलोडिंग नहीं होगा? होगा पक्का? अच्छा तो जरा देखते हैं ऐसा कुछ है तो क्या हो, एडिट और इसको क्या कर देते हैं, कट का ऑप्शन है। अब बताओ, दो एक एक्स्ट्रा हो गया क्या? हाँ एक एक्स्ट्रा। अब बताओ कि कोई फर्क पड़ेगा इसमें रिजल्ट पे? हाँ फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा सर, क्योंकि बी का ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ेगा? एक बी का भी बनाना पड़ेगा। एक बी का क्यों बनाएंगे, दोनों बी का बनाएंगे बी का बनाए दोनों ये इनहेरिट भी तो कर रहा है, एक को तो बी इनहेरिट कर रहा है, तो यहाँ ये वाला सिग्नेचर भी आ चुका होगा और ये भी है अवेलेबल, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ओवरलोडिंग ही हो रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ेगा? बी का। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा बी का। ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ेगा? बी का। जावा का क्या नाम था फाइल का? डॉट ये तो यहाँ पे कंप्लीट किए हैं इस फंक्शंस का। अच्छा इस क्लास को बंद ही नहीं किए, इस क्लास को यहाँ पे बंद नहीं था, ये इस क्लास का बंद हो गया, सही है। चला जावा और क्या है ये वो सेम रिजल्ट आ रहा है। तो कभी भी अगर कोई सवाल पूछे कि क्या ओवरलोडिंग सिर्फ एक ही क्लास के अंदर हो सकता है या फिर दो क्लास में भी हो सकता है, तो बोलेंगे दो क्लास में भी हो सकता है, तब जब उसका कोई एक चाइल्ड क्लास बनाया जाए।
तब जब उसका कोई चाइल्ड क्लास बनाया जाए। ठीक है, अब सवाल आता है कि ओवरराइडिंग क्या होता है। तो अगर हम किसी फंक्शन को क्या कर लें जो इनहेरिट हो रहा है, अगर सेम सिग्नेचर का फंक्शन का एक नया डेफिनेशन देंगे तो क्या कहलाएगा? लेकिन ओवरराइडिंग करने के पीछे रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि अभी जैसे देखो, इस क्लास को हम बना देते हैं एब्स्ट्रैक्ट। क्या बना देते हैं? ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट। अब अगर किसी क्लास को हम बना देंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है। इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। अगर हम यहाँ पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो आएगा फिर एरर। कहाँ आए तो ऐसे भी एरर आ जाएगा। ठीक है, एक क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं? बी क्लास, सॉरी, हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं? बी क्लास का। ठीक है, अभी हम इसको फिर से कंपाइल करते हैं। जावा fof.java, जावा fof परफेक्टली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ ओवरराइड करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक क्लास ए है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, बट जो इसका चाइल्ड है इसके सारे मेथड को तो क्या कर चुका है? इनहेरिट कर चुका है। तो वो तो चला ही सकता है, बिल्कुल चल भी रहा है, क्योंकि ये वाला भी वर्जन चल रहा है और ये वाला भी वर्जन चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। लेकिन ओवरराइड, एग्जैक्टली ओवरराइड करना तब जरूरी हो जाता है जब ये तो ऐसी क्लास है, बट इसको क्या बना दिया गया है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। मतलब किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट ही फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना दिया जाए तो उस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है। तो अब जब ये एब्स्ट्रैक्ट बना दिया गया है तो इस ये क्लास भी क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा ही। तो अब देखो कितने एरर्स आते हैं। आया? अब इसको पढ़ सकते हो। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब नहीं है तो आ रही बात समझ में? तो यहाँ ओवरराइड की जरूरत क्यों पड़ता है तो समझ में आया? जब किसी, ऑब्वियसली पहला तो एरर वही है। अगर ऐसा इसको बना भी दिया हमने तो भी एरर होगा। चलो फिलहाल मैंने सेव किया। अब एरर ये होगा कि ठीक है, इसको तो आपने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, लेकिन जब आप ए को इनहेरिट कर रहे हो तो यहाँ भी तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ रहा है, तो आप बी को भी बनाओ एब्स्ट्रैक्ट। चलो उसको भी बना देंगे तो फिर ये बोलेगा कि बी का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो फिर मान लो कि एक बी का भी चाइल्ड सी बनाते हैं और वो अगर इनहेरिट कर रहा है तो उसको भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो हम सीक्वेंस में सिर्फ इनहेरिट करते चलेंगे लेकिन यूज तो कर नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में हमें करना पड़ता है ओवरराइड। तो अब अगर हम दोबारा इसको कंपाइल करते हैं फिर एरर आएगा, फिर एरर आएगा। अब बोल रहा है कि बी को एब्स्ट्रैक्ट बनाइए, तो ये तो चलता रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि बी को एब्स्ट्रैक्ट ना बनाए, अगर बी को एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे तो सिर्फ एक एरर आएगा, पता है क्या? कि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। लेकिन ऐसा अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो फंक्शन इनहेरिट हो रहा है उसको कर देंगे ओवरराइड। ओवरराइड कहने का मतलब जो पेरेंट्स क्लास के अंदर फंक्शन बना हुआ है सेम सिग्नेचर का फंक्शन बना और उसका नए तरीके से डेफिनेशन दे दो, अरे ये कहलाता है ओवरराइड। अब इसका मतलब ये हुआ कि इधर हमें लिखना पड़ेगा पब्लिक वॉइड आउटपुट
और सेम सिग्नेचर कहने का मतलब सेम आर्गुमेंट, सेम टाइप, सेम रिटर्न टाइप, है ना, सब कुछ। और इसका हमने यहाँ पे बॉडी बनाया और क्या लिख दिया, जो भी आपको करवाना है इसके थ्रू, जो भी करवाना है, लाइक हमें इसका क्यूब करवाना है तो हम क्यूब भी करवा सकते हैं, जो भी करवाना है वो आप करवा सकते हो। तो इसके लिए यहाँ हमने मान लो ये चूंकि प्राइवेट मेंबर है तो आप नम यहाँ से यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो नम के अंदर तो स्टोर करवा नहीं पाओगे, आप नहीं करवा पाओगे, तो फिर एक हाँ डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं अगर नहीं करना चाह रहे हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और चलो यहाँ पे हमने मान लो क्या डाला, स्क्वायर देना है, क्यूब देना है, जो भी देना है आपको, स्क्वायर ऑफ नम इज, और क्या दे दिया जाए, x इंटू x, ठीक है। अब बताओ, हमने सेम सिग्नेचर का एक क्या बनाया फंक्शन, जब चाइल्ड क्लास में भी बनाया, जो पेरेंट्स क्लास में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसी को बोला जाता है ओवर राइडिंग। और ओवर राइडिंग क्यों जरूरी पड़ा ये समझ में आया? क्योंकि वो फंक्शन, वो मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट है पेरेंट्स क्लास के अंदर, अगर चाइल्ड उसको यूज करना चाहता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, उस फंक्शन को क्या कीजिए आप, ओवर राइड कीजिए। अब चलो देखते हैं चला कर क्या बोल रहे हैं। हाँ? कह रहे हैं कहाँ से शुरू किया था, कंपाइल यहाँ ना किया थे, लाइन नंबर 6 पे है, abstract method cannot have a body। अच्छा हाँ, ये जो किए हो ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसका बॉडी नहीं, एब्स्ट्रैक्ट अगर इसको बनाना है तो बस इसका जस्ट प्रोटोटाइप बनाओ। प्रोटोटाइप कहने का मतलब, प्रोटोटाइप सुने हो ना, कि ये फैन नहीं है, फैन का क्या है, प्रोटोटाइप। जैसे फोन एक होता है डमी सेट होता है, तो जस्ट क्या है, प्रोटोटाइप। चला, अब क्या करेंगे यहाँ पे, जावा एफओ चल रहा है दोनों, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आया। तो ये था फंक्शन, डिफाइन करते थे, लेकिन वहाँ प्योर वर्चुअल फंक्शन बना के ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वैसे डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख के नहीं बनता था ना, वहाँ प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ता था। तो किसी भी फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए बस उस फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाओ। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और फॉर्मल आर्गुमेंट। लास्ट में इसको क्या करो, यहीं पे बंद कर दो, मतलब इसका कोई बॉडी नहीं होगा। हाँ, बनाने का जरूरत ये है, बेसिकली ना कॉन्सेप्ट का इंटरफेस का, तो उसमें सब कुछ लिख सकते हो, मतलब उसका पूरा होल एंड सोल डेफिनेशन भी दे सकते हो। इसका फायदा ये है कि किसी भी फंक्शन का नाम सजेस्ट करना कम बड़ी बात होती है क्या। अगर तुमको बोला जाए कि तुमको अपना स्कूल खोलना है या उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो पहले तो तुमको ये सोचना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर के लिए फंक्शन का नाम क्या लें। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी सारे फंक्शन का नाम सोच करके बता दे कि ये इतने फंक्शन चाहिए एडमिशन डिपार्टमेंट के लिए, इतना चाहिए इंक्वायरी के लिए, इतना चाहिए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लिए, तो हमें उतना कम मदद थोड़ी होगा। अभी हमको तो फाइल का नाम ही सोचने में 1-2 मिनट लगता है, क्या नाम रखें, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अगर किसी ने ऑलरेडी एक सुटेबल नाम सोच करके बता दिया मेरे को, तो एक कम बड़ी राहत थोड़ी है। इसी के लिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे इंटरफेस। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोग का पॉलीमॉर्फिज्म भी कंप्लीट हो गया, आज हमारा कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी कंप्लीट हो गया। अब
जो है उप्स का एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, वो बचा हुआ है एब्स्ट्रैक्शन। तो कल हम लोग देखेंगे कि प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट, ये जो चार जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसका क्या डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है, मतलब किसका एक्चुअल क्या मीनिंग होता है, इसको हम लोग कुछ प्रोग्राम के थ्रू करके देखेंगे। हाँ, इसके बाद ना एरे से पहले इंटरफेस जो किससे रिलेटेड है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग देखेंगे कल एब्स्ट्रैक्शन और फिर इंटरफेस और तब फिर एरे देखेंगे।